अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ातिमा है। आज मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके पास आई हूँ और मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है काउंसलिंग। आज की वीडियो का हमारा जो एजेंडा है उसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि काउंसलिंग होती क्या है। लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसके अंदर उसकी बेसिक डेफिनेशन होगी कि काउंसलिंग मतलब किस तरह हम काउंसलिंग को डिफाइन कर सकते हैं या काउंसलिंग क्या चीज़ होती है। फिर हम देखेंगे कि हमने काउंसलिंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव किस तरह बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक इफ़ेक्टिव काउंसलर के अंदर कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी किन क्वालिटीज़ को उस काउंसलर के अंदर होंगी तो हम कह सकेंगे कि ये एक इफ़ेक्टिव काउंसलर है। कौन-कौन से प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं काउंसलिंग के वो देखेंगे। एट्रीब्यूशन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। इनटेक इंटरव्यू क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। इंटरव्यूइंग पिटफॉल्स कौन-कौन से होते हैं वो डिस्कस करेंगे। और कौन-कौन से इंटरव्यूइंग के प्रिंसिपल्स कौन-कौन से हैं जिनको फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यू वो देखेंगे। और कौन-कौन से अनएथिकल बिहेवियर्स हैं जो एक काउंसलर को अवॉइड करने चाहिए वो डिस्कस करेंगे। तो ये आज की हमारी वीडियो का एजेंडा है। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आती है बेसिकली काउंसलिंग की डेफिनेशन। काउंसलिंग है क्या? सिंपल वर्ड्स में अगर अंडरस्टैंड करें तो काउंसलिंग एक ऐसा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है एक काउंसलर और एक पर्सन के दरमियान। अब वो पर्सन भी हो सकता है, वो एक सिंगल इंडिविजुअल हो सकता है, वो एक फैमिली हो सकती है या वो पूरा एक ग्रुप हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के साथ ही ये चीज़ कर सकते हैं। नहीं, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है और ग्रुप भी हो सकता है। अब काउंसलिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जो किसी भी इंडिविजुअल को या फैमिली को या ग्रुप को जो किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, जो किसी लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट को डेवलप करता है, उनके अंदर उनको नॉर्मेलिटी की तरफ लेकर आता है जहाँ से वो डिविएट कर चुके होते हैं। उन उस इस चीज़ को इम्प्रूव करता है, उसको नॉर्मेलिटी की तरफ लेकर आता है काउंसलर। और वो जो भी इंडिविजुअल है या फैमिली है या ग्रुप है वो मिल के इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं और इस प्रोसेस के ज़रिए उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी वेलबींग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अकॉम्प्लिश बनाते हैं। अब जब एक बंदे की मेंटल हेल्थ और वेलबींग स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी एजुकेशन और अपने करियर गोल्स को जो है वो अचीव करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब जब उसकी लाइफ में एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ सही तरह से काम नहीं कर रही है, उसकी वेलबींग लो जा रही है, तो ऑटोमेटिकली उसके जो गोल्स हैं या उसके एजुकेशनल गोल्स हैं, करियर गोल्स हैं, वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में काउंसलिंग एक ऐसा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जो किसी भी इंडिविजुअल को, फैमिली को या ग्रुप को जो किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं को इनको इनको इम्प्रूव करता है, उनको नॉर्मेलिटी की तरफ लेकर जाने की जाता है और उनकी मेंटल हेल्थ वेलबींग को जो है वो इम्प्रूव करने के साथ साथ उनको एजुकेशनल और करियर गोल्स को अकम्प्लिश करने में हेल्प आउट करता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर सेपरेशन इश्यूज के साथ हमारे पास कोई हस्बैंड वाइफ आई हैं, लाइक उनके दरमियान कोई उनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे सिचुएशन चल रहे हैं जहाँ पे वो ये सोच रहे हैं कि हम सेपरेशन ले लें, तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग फैमिली काउंसलिंग यूज करेंगे। फिर अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप ग्रुप को किस तरह हमने काउंसलिंग प्रोसेस के जरिए डील करना है, ग्रुप के वाले किस तरह आएंगे। अगर कोई ट्रोमेटिक इंसिडेंट हुआ है, लाइक फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया है, तो इसके अंदर हम ग्रुप काउंसलिंग यूज करेंगे कि जितने भी लोग उस फ्लड उस अर्थक्वेक से गुजरे हैं उनको इन अ ग्रुप हम जो है वो काउंसल करेंगे और उनको हेल्प आउट करेंगे। और अगर सिंगल इंडिविजुअल है तो सिंगल इंडिविजुअल की हम प्रॉब्लम सुनेंगे और उसको हेल्प आउट करेंगे। इसलिए हम इंडिविजुअली, फैमिलीज या ग्रुप तीनों तरह से डील कर सकते हैं थ्रू काउंसलिंग। काउंसलिंग एक बड़ा डायनामिक प्रोसेस है जिसके अंदर मतलब हम लोग थेरेपी को चेंज कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर आकर। अगर एक थेरेपी वर्कआउट नहीं कर रही है, हमें पता लग गया कि ये थेरेपी इस पर्सन के ऊपर काम नहीं कर रही है, तो हम उस थेरेपी को चेंज कर देंगे उस पॉइंट के ऊपर आकर। और इसके अंदर हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं थेरेपीज़ का। अगर हमने सॉल्यूशन फोकस ब्रीथ थेरेपी यूज़ करने के साथ साथ हम लोग सीबीटी लगा सकते हैं पेशेंट के ऊपर। हम ग्रुप ऑफ थेरेपीज यानी कॉम्बिनेशन में थेरेपीज अप्लाई कर सकते हैं उस इंडिविजुअल पे या जिसके साथ भी हम डील कर रहे हैं थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस। उसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास आता है इफेक्टिवनेस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, कि हम काउंसलिंग प्रोसेस को इफेक्टिव किस तरह बना सकते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस की जो इफेक्टिवनेस है वो हमारे ऊपर कोई
तीन चार चीजों के ऊपर, दो तीन चीजों पे बेस्ड कर रही है। सबसे पहले आता है हमारे पास पर्सनालिटी और बैकग्राउंड ऑफ द काउंसलर। अब हमने ये देखना है कि जो काउंसलर मतलब जो एक काउंसलर है जो काउंसलिंग प्रोसेस कर रहा है, किसी भी इंडिविजुअल को काउंसलिंग दे रहा है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी किस तरह की है, उसका अपना बैकग्राउंड किस तरह का है। लाइक अगर एक बंदा अच्छी पर्सनालिटी के साथ है, एक वेल डिफाइंड पर्सनालिटी है उसकी, लाइक वो अच्छी स्पीकिंग स्किल्स हैं उसके पास, और वो अच्छी ड्रेसिंग करके आता है अपने उसके लिहाज से, अपनी पोस्ट के लिहाज से, अपनी पोजीशन के लिहाज से, या उसके बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम पॉइंट आउट कर सकें, तो इट मीन्स कि वो एक इफेक्टिव वे में काउंसलिंग लेकर चल सकता है। लेकिन अगर एक बंदा पर्सनैलिटी के लिहाज से मतलब सही है ही नहीं, वो तो खुद हर टाइम जो है वो चिड़चिड़ा रहता है या गुस्से में रहता है, या बैकग्राउंड उसका इस तरह का है कि वो खुद किसी भी क्राइम में या किसी चीज़ में जो है वो इंडल्ज रह चुका है, तो उस चीज़ से हम कह सकते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। फिर हमारे पास आता है फॉर्मल एजुकेशन ऑफ द काउंसलर। अब हमने ये देखना है कि आया काउंसलर जो काउंसलिंग प्रोसेस कर रहा है या काउंसलिंग कर रहा है किसी भी इंडिविजुअल, फैमिली या ग्रुप की, आया उसके पास इस चीज़ का फॉर्मल एजुकेशन है भी सही या नहीं, या कोई ऐसे ही उठ के काउंसलिंग करना शुरू कर दिया। क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन होती है जो लेनी पड़ती है, डिग्रीज होती हैं जो लेनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके इंडिविजुअल जो है वो इस काबिल होता है कि वो काउंसलिंग प्रोसेस को कर सके। फिर हमारे पास आता है कि एबिलिटी ऑफ द काउंसलर टू एंगेज इन प्रोफेशनल काउंसलिंग एक्टिविटीज। अब हमने इस चीज में हमने ये देखना है कि काउंसलर के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो अपने साथ उस बंदे को एंगेज कर ले प्रोफेशनल एक्टिविटीज में। अब यहाँ पर देखा जाए तो काउंसलर का काम जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू डॉक्टर्स। हम कहते हैं ना डॉक्टर्स का काम बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, काउंसलर्स का काम उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि डॉक्टर ने हार्डली देने होते हैं सिर्फ 15 मिनट अपने पेशेंट को, 15 मिनट में उसने देखा, पूछा और मेडिसिन लिख दी और चलो। लेकिन काउंसलर ने पूरे 30 to 45 मिनट्स एक पर्सन को अपने साथ इंगेज रखना है, और उसको उसको उधर इंगेज रखने के लिए ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी अट्रैक्टिव एक्टिविटीज जो हैं वो फॉलो करनी है, जिससे वो बंदा जो है वो उस टाइम भी इंगेज हो उसके साथ, और नेक्स्ट टाइम भी वो खुशी खुशी उसके पास आए। लेकिन अगर एक काउंसलर के अंदर ये एबिलिटी है ही नहीं कि वो अपने पर्सन को, अपने अपने पेशेंट को अपने साथ एंगेज कर पा रहा है, तो वो तो नेक्स्ट टाइम उसके पास आएगा ही नहीं। इसलिए अगर आपने अपने काउंसलिंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए। एज अ काउंसलर आपके पास प्रॉपर एक डिग्री, अपनी फॉर्मल एजुकेशन पूरी होनी चाहिए कि आप काउंसलिंग कर सकते हैं, तभी आप अपने उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस पर्सन को इंगेज कर सकें प्रोफेशनल काउंसलिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, ताकि वो बोर फील ना करे और नेक्स्ट टाइम जो है वो हैप्पी हैप्पी आपके पास आए। आगे हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास आती हैं क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर, के एक इफेक्टिव काउंसलर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी हमारे अंदर आती है एबिलिटी टू लिसन। अब लिसनिंग हमारी तरह हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक एक्टिव लिसनिंग होती है, एक पैसिव लिसनिंग होती है। एक्टिव लिसनिंग बेसिकली ये होती है कि हम एक्टिवली सुन रहे होते हैं दूसरे पर्सन को कि वो क्या कह रहा है। लाइक अब मैं आपके साथ बोल रही हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है वो एक्टिवली सुन रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ, तो ये होगी एक्टिव लिसनिंग। एक होती है पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग उस पर्सन को सुन रहे होते हैं और उसको इंटरप्ट नहीं करते हैं अंदर, ये पैसिव लिसनिंग होती है। अब ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सी टाइप ऑफ लिसनिंग यूज करनी है। अगर अगर तो जो काउंसलर है उसके अंदर लिसनिंग टेम्परामेंट है, तो वो एक अच्छा काउंसलर है, एक इफेक्टिव काउंसलर है। लाइक कुछ लोग होते हैं ना जो उकता जाते हैं, मतलब वो किसी को सुन नहीं सकते हैं, वो बीच में इंटरप्ट किए जाएंगे बार बार। तो अब बीच में बार बार इंटरप्शन जो है वो ये शो करती है कि आपके अंदर सुनने का टेम्परामेंट नहीं है, आप दूसरे को सुन नहीं सकते हो। इस वजह से जो है एबिलिटी टू लिसन जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, कि अगर आप किसी को सुन सकते हो तहम्मुल से, सब्र से बैठ के, तो ये एक आपके अंदर एक पॉजिटिव क्वालिटी है। एक अच्छा काउंसलर जो है उसके अंदर हमेशा ये एबिलिटी होगी कि वो दूसरे को तसल्ली से सुनेगा, उसको इंटरप्ट नहीं करेगा बीच में। सेकंड क्वालिटी हमारे पास आती है क्यूरोसिटी।
हाँ, क्यूरोसिटी के अंदर हमने काउंसलर ने बेसिकली ये शो करवाना है कि उसको इंटरेस्ट है, उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि वो पर्सन क्या बताना चाह रहा है। आप उसको उसको ये शो करवाना है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारे बारे में जानने के लिए। जब काउंसलर ये चीज़ शो करवाएगा कि उसको इंटरेस्ट है आपकी बात सुनने में, या वो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि आप क्या उसे बताना चाह रहे हो, या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये चीज़ इस चीज़ में कि आप उसको उसको बताओ आप क्या बता रहे हो, उसको सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो ये एलिमेंट जो है ये हमारे एक काउंसलिंग प्रोसेस को इफेक्टिव भी बनाता है, और ये क्वालिटी भी हम मानी जाती है कि जिस काउंसलर के अंदर क्यूरोसिटी का आंसर होता है वो ज़्यादा इफेक्टिवली अपने पेशेंट्स को इंगेज कर सकता है या उनके साथ डील कर सकता है। फिर हमारे पास थर्ड आता है कंफर्ट विद कन्वर्सेशन। इसके अंदर हमने क्या देखना है कि हम एक काउंसलर में एक टेंस्ड एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करना, उसको एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। आप उसको एक प्रॉपर लाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिसके अंदर वो खुल के अपनी बात आपसे शेयर कर सके। बिल्कुल ऐसे नहीं रिएक्ट करना जैसे एक इंस्पेक्टर हमारे सर पे बैठा है और डंडा लेके कि जी बोलो, हमने ये सुनना है तुमसे, तुम ये बोलो। नहीं, हमने एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर वो इंडिविजुअल अब फुली रिलैक्स्ड होके इजीली अपनी बात जो है वो हमारे साथ शेयर कर सके। हाँ, अब इस एनवायरनमेंट को रिलैक्स बनाने के लिए कभी कभी एक लाइट सा जोक जो है वो शेयर कर सकता है काउंसलर अपनी कन्वर्सेशन के अंदर, और या थोड़ा या कोई ऐसी बात जिस कोई लाफ्टर वाली बात शेयर कर सकता है जिससे वो इंडिविजुअल जो है वो रिलैक्स्ड फील करे, या कोई ऐसे इंजॉयबल जेस्टर्स अपनी कन्वर्सेशन में शो कर सकता है जिससे वो कंफर्टेबल जोन में आके अपनी कन्वर्सेशन को कैरी आउट रखे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंफर्ट के अंदर लाकर उससे बातचीत करना, ना कि उसको ये मैसेज देना कि वो एक टेंस्ड एनवायरनमेंट में बैठा है। जैसे ही वो इंडिविजुअल कंफर्ट के अंदर आएगा और रिलैक्स फील करेगा, वो ऑटोमेटिकली अपनी चीज़ें आपसे शेयर करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्पथी एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर ये देखा जाए तो एम्पथी बेसिकली होती है दूसरे की जगह पे खुद को रख के सोचना। हमने सिंपैथी से अवॉइड करना है। सिंपैथी बेसिकली ये होती है, ओ तुम्हारे साथ क्या हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ यार, मुझे तो बहुत ये हुआ, ये इस तरह के वर्ड यूज, इससे हमने अवॉइड करना है। ये सिंपैथी है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ इतना बुरा हो गया। नहीं, हमने इस चीज से अवॉइड करना है। हमने एम्पथी के लेवल के ऊपर जाना है, हमने उसको एम्पथी शो करवानी है। लाइक हमने उसको ये शो करवाना है कि वाकई ही हम उसके लेवल पर आकर उसकी प्रॉब्लम को जो है वो समझ रहे हैं। जब उसको हम ये चीज़ इंश्योर करवा देंगे कि लाइक हम उसके लेवल पर आकर ये समझ रहे हैं कि वो किस पेन से गुजर रहा है, किस सिचुएशन से गुजर रहा है, या वो क्या इमोशंस फील कर रहा है, तो वो जो है वो इंडिविजुअल जो है वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएगा हमारे साथ, और एक अच्छा जो है वो बॉन्ड डेवलप करके एक अच्छी जो है रेपो डेवलप कर सकेंगे हम उसके साथ। और जब अच्छी रेपो डेवलप हो जाएगी हमारे उसके साथ, तो हम ये एक इफेक्टिव वे में लेकर चलेंगे। जिस काउंसलर के अंदर ये एबिलिटी होगी या ये क्वालिटी होगी कि वो एम्पैथी के साथ उसको अंडरस्टैंडिंग लेगा अपने क्लाइंट की, तो वो एक अच्छा काउंसलर कंसीडर किया जाएगा। अब एम्पैथी शो करवाने के लिए हम कौन कौन सी स्टेटमेंट्स क्लाइंट्स के साथ यूज कर सकते हैं। लाइक हम ये जैसे हमने ये एक स्टेटमेंट बोली, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आई कैन फील योर इमोशंस। ये ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो उसको फील करवाएंगी कि वाकई ही हम उसके पॉइंट पर, उसके लेवल पर जाकर उसकी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं और उस समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है, एक अच्छे काउंसलर की क्वालिटी है कि वो इसको एम्पथी के साथ अपने पेशेंट को अंडरस्टैंड करता है। फिर हमारे पास आता है इमोशनल इनसाइटफुलनेस। अब इस क्वालिटी के अंदर क्या होता है, अगर ये क्वालिटी किसी भी काउंसलर के अंदर है तो उसके अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ एक डील कर सकेगा, यानी वाइड रेंज ऑफ इमोशंस के साथ डील कर सकेगा। उसके अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो वैरायटी ऑफ इमोशंस को जो है वो डील करेगा एक टाइम पे, और वो काउंसलर जो है वो जज नहीं करेगा, और वो अंडरस्टैंड करेगा उसके इमोशंस को। लाइक एक बंदा है, अगर वो थोड़े टाइम के लिए हैप्पीनेस शो कर रहा है और फिर वो सैड हो जाता है, या फिर वो सैड है और फिर वो गिल्ट शो करता है, तो वो जो काउंसलर होगा ये उसकी क्वालिटी है कि वो दोनों उसके जितने इमोशंस को वो फेस कर रहा है वो उन सब इमोशंस को वन बाय वन डील डील आउट करे।
और अगर वो वन बाय वन उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो उस पर डील कर रहा है वैरायटी ऑफ इमोशंस को, तो इट मीन्स कि वो एक इफेक्टिव काउंसलर है। लेकिन इसके अंदर एक चीज का हमने ख्याल रखना है कि हमने उसको जज बिल्कुल नहीं करना, उस पर्सन को जज नहीं करना हमने कि वो क्यों बार बार इमोशंस को स्विच कर रहा है, या अगर उसके अंदर किसी चीज का गिल्ट है तो हमने उसको जज करके पॉइंट आउट नहीं करना कि ये गिल्ट तुम्हारे अंदर क्यों है या किस तरह है। हमने सिर्फ फोकस इस चीज पे करना है कि हम उसके जो इमोशंस फील कर रहा है हम उसके इमोशंस को जो है वो नॉर्मलाइज करें और उसको रिलैक्स्ड फील करवाएं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अंदर से फील करना, लाइक एक अंदर से फील आती है ना, उसका मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन। अब एक इफेक्टिव काउंसलर के अंदर इंट्रोस्पेक्शन का कंपोनेंट होना चाहिए, लाइक उसको जनरली ये फील करवाना चाहिए दूसरे पर्सन को कि हम जनरली उसकी पेन को फील कर रहे हैं। अगर आप नहीं जनरली फील करवा सकते तो आप फेकिंग कर सकते हैं अपने पेशेंट के साथ, आप फेकली इसको शो करवाएं कि आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो वाकई ही इस पेन से गुजर रहा है। क्योंकि अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है कि कोई बंदा नहीं मतलब इतनी जल्दी जो है वो शो करवा सकता किसी चीज़ को, तो वो उस टाइम फेक कर सकता है कि हाँ हम जो है आपकी बात सुन रहे हैं, ताकि उस पेशेंट को ये ना लगे कि भाई मेरे साथ जो मजाक किया जा रहा है, या हमने उसको ये एक एनवायरनमेंट देना है कि हम अंदर से हमने उसको ये फील देनी है कि जनरली हम उसकी पेन को समझ रहे हैं और हम जनरली ये समझ रहे हैं कि वो किस पेन से गुजर रहा है इस टाइम। फिर हमारे पास आता है टॉलरेंस ऑफ इंटीमेसी। इस इस क्वालिटी के साथ अगर कोई काउंसलर होगा तो उसके अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो सस्टेन कर सकेगा इमोशनल क्लोजनेस को। जितना वो इमोशनली क्लोज होगा उस पर्सन के इमोशनली क्लोज बॉन्ड बनाएगा उस पर्सन के साथ, उसको वो सस्टेन कर सकेगा। अगर वो सेम जेंडर के साथ काउंसल कर रहा है, अगर सेम जेंडर को काउंसल कर रहा है, अगर मेल काउंसलर है और वो मेल ही पेशेंट को काउंसल कर रहा है, तो वो उसका हाथ पकड़ सकता है। अगर वो उसके साथ कोई ऐसी बात डिस्कस कर रहा है तो वो उसका हाथ पकड़ के उसको इंटीमेसी का एहसास दिला सकता है, या उसके शोल्डर पे टैप कर सकता है, या उसके साथ उसको कंसोल कर सकता है उसके शोल्डर पे टैप करके। और ये सारी चीजें हेल्प आउट करती हैं रेपो बिल्ड करने के अंदर भी। लेकिन अगर कोई ऑपोजिट जेंडर के साथ है तो ये चीजें हमारे कल्चर में फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। बाहर के कल्चर्स की बात की जाए तो वहां पे ये चीजें एक्सेप्टेबल है, वहां क्योंकि मेल फीमेल को इतना मतलब हवा नहीं बनाया जाता, उसमें वो टैप भी कर सकते हैं उसके शोल्डर पे, उसके क्लोज आके उसका हाथ भी पकड़ सकते हैं। लेकिन ये मैं बाहर के कल्चर की बात कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर, हमारे कल्चर के अंदर इस चीज को गलत समझा जाता है, इसलिए ये चीजें हम सिर्फ सेम जेंडर के साथ कर सकते हैं। अगर मेल काउंसलर है वो मेल के साथ डील कर रहा है तो ये इंटीमेसी शो करा सकेगा, या अगर फीमेल काउंसलर है और वो फीमेल पेशेंट के साथ डील कर रही है तो ये इंटीमेसी शो करा सकेंगे। ऑपोजिट जेंडर के साथ हम ये नहीं कर सकते हैं। हमने उसको इमोशनल क्लोजनेस का एहसास दिलवाना है कि इमोशनली हम उसके क्लोज हैं, हम उसकी बात सुन रहे हैं, और उसके साथ जो है वो हम इस चीज़ का उसको एहसास दिलाना है कि वो अपनी बात हमसे इजीली शेयर कर सके। तो ये एक अच्छा काउंसलर, एक इफेक्टिव काउंसलर की जो है ये क्वालिटी है कि वो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, उसके अंदर ये इंटीमेसी का एलिमेंट होगा, ताकि वो अपने पेशेंट्स को एहसास दिला सके कि उसने किस तरह इनके साथ जो है वो डील करना है। फिर हमारे पास आता है एबिलिटी टू डिटैच। एबिलिटी टू डिटैच के अंदर ये आता है कि एक अच्छा काउंसलर, एक गुड काउंसलर वो है जिसके अंदर ये एबिलिटी, ये स्टेमिना हो कि वो अपने पेशेंट को टर्मिनेट कर सके। टर्मिनेशन का मतलब ये है कि प्रोफेशनल बनना चाहिए इंसान को। आपको अपने लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब हमारे ना इसके अंदर दो टर्म्स आती हैं एक साइकोलॉजी में, एक होती है ट्रांसफरेंस, एक होती है काउंटर ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस बेसिकली ये होती है जब पेशेंट जो है वो अट्रैक्टेड फील करना लग जाता है थेरेपिस्ट की तरफ। अगर एक फीमेल काउंसलर है और उसका मेल मेल पेशेंट है, तो वो उसकी तरफ फीलिंग्स डेवलप करना शुरू कर देगा, वो जो है वो फीमेल काउंसलर उसको अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। अगर पेशेंट की अट्रैक्शन डेवलप हो रही है टुवर्ड्स थेरेपिस्ट या काउंसलर तो इसको हम ट्रांसफेरेंस कहेंगे। इसका ऑपोजिट है काउंटर ट्रांसफेरेंस। अगर थेरेपिस्ट की इंटरेक्शन हो रही है टुवर्ड्स पेशेंट तो उसको हम काउंटर ट्रांसफेरेंस कहेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं एबिलिटी टू डिटैच के अंदर। मैंने आपको बताया ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस दोनों कॉन्सेप्ट्स का।
अब अगर तो ट्रांसफेरेंस डेवलप हो रही है या काउंटर ट्रांसफेरेंस है, पेशेंट की अट्रैक्शन टुवर्ड्स थेरेपिस्ट या काउंसलर है, या काउंसलर की अट्रैक्शन टुवर्ड्स पेशेंट या है, तो दोनों सिचुएशंस में प्रोफेशनली ये होना चाहिए कि एक काउंसलर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद को डिटैच कर ले, अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस है या अपना जो थेरेपी प्रोसेस है उसको टर्मिनेट कर दे। आप एक लाइटर नोट के ऊपर आप सिर्फ इतना अपने पेशेंट को कहें कि किसी वजूहात की वजह से, लाइक आपको कहीं बाहर जाना है या उस किसी वजह से आप ये जो है थेरेपी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको रेफर कर रही हूँ दूसरे काउंसलर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास। तो ये एक एबिलिटी होनी चाहिए एक इफेक्टिव काउंसलर के अंदर। और ये एक लॉ भी है। इस लॉ को हम लोग ये कहते हैं कि क्लाइंट को टर्मिनेट कर दें। जब आपने क्लाइंट को टर्मिनेट कर दिया, 2 साल बाद आप दोबारा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप दोबारा रिलेशनशिप बिल्ड करके नॉर्मली अपनी लेकर चल रहे हैं अपनी एक्टिविटीज, तो इट्स ओके, आप दोबारा कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर दोबारा से दो दो साल बाद आपने उस पेशेंट से कंटेक्ट किया और फिर से आपके अंदर यही फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, तो फिर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक इफेक्टिव काउंसलर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जिस भी पॉइंट पर आकर उसको अपनी किसी वजह से अपनी जो है वो एलिमिनेट करनी पड़े या टर्मिनेट करनी पड़े अपनी थेरेपी, तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी, इतनी प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए कि वो ये चीज़ कर सके। और हर हर किसी को अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए कि कौन सी लिमिट्स हमने क्रॉस करनी है और कौन सी लिमिट्स के अंदर हमने रहना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है नेक्स्ट क्वालिटी, एबिलिटी टू लाफ। एक अच्छा काउंसलर ये है कि जिसके अंदर थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर हो, उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो अपने क्लाइंट की लाइफ के बिटरनेस और उसको चेंज करके उसके अंदर स्वीटनेस ला सके। अब ये बहुत बड़ी बात है, एक बंदा एक इतनी टेंस्ड सिचुएशन या इतनी डीप सिचुएशन से गुजर रहा है, तो आप थेरेपी के अंदर एक कंपोनेंट लेकर आए। काउंसलर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक लाफ्टर का कंपोनेंट लेकर आए अपने काउंसलर के साथ, एक छोटे छोटे सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करें। ये नहीं कि हम जो है वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। एक पॉजिटिव ह्यूमर जो है वो हमने उसके साथ यूज करना है, ताकि उसकी लाइफ की जो बिटरनेस है वो स्वीटनेस के अंदर थोड़ा वो अच्छा फील करे और स्वीटनेस उसके उसके अंदर आ जाए। फिर आता है इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस। क्वालिटी है काउंसलर की कि उसके अंदर काउंसलर डल नहीं होना चाहिए। ये इंटेलेक्चुअली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत एक्टिव होना चाहिए, बहुत क्रिएटिव होना चाहिए। अगर एक काउंसलर बहुत एक्टिव है, बहुत क्रिएटिव है, तो इसका मतलब उसकी इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस अच्छी है। इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस अच्छी है तो एक इफेक्टिव काउंसलर है। तो इसका मतलब ये है कि हमें डल नहीं बनना चाहिए। काउंसलर अगर डल है, उसके अंदर एक्टिवनेस है ही नहीं, या क्रिएटिवली अपने पेशेंट्स को डील नहीं कर रहा, तो ये चीज़ जो है वो गलत है और ये इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस जो है वो किसी भी काउंसलर की वो ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आता है आपके काउंसलर को एनर्जेटिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होना चाहिए, एक शार्प होना चाहिए। यानी काउंसलर एनर्जेटिक और मोटिवेटेड होगा तो वो अपने पेशेंट को मोटिवेशन फील करवाएगा और वो एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर करेगा। इसलिए बी एन एनर्जेटिक काउंसलर। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट कंपोनेंट, आता है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर हमने ये देखना है कि काउंसलर जो है उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को चेंज कर सके अपनी क्लाइंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। यानी अगर उसने कुछ रूल सेट किए हुए हैं, कुछ रेगुलेशन सेट की हुई हैं, तो अगर कोई पॉइंट ऐसा आ गया कि क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग अगर उसको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करने पड़ रहे हैं, तो उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उनको मोल्ड कर रहा है या थोड़ा चेंज कर रहा है या उस तरह से उसके साथ डील कर रहा है। तो ये एक अच्छे इफेक्टिव काउंसलर की ये क्वालिटी है कि वो फ्लेक्सिबल होता है, अपने क्लाइंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर लेता है या सिचुएशन को मोल्ड कर लेता है या चेंज कर लेता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। फिर हमारे पास आता है सपोर्ट। अब एक हमने इनकरेज करना है और एक इनकरेज और सपोर्ट प्रोवाइड करनी है अपने अपने क्लाइंट को कि वो खुद डिसीजंस ले सकता है अपने। हमने डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करनी है अपने क्लाइंट के अंदर कि हमने हर बात उसकी मान के हर चीज हम उसको सॉल्व करके दें, नहीं। हमने सिर्फ उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और उसको इनकरेज करना है। डिसीजन उसने खुद लेना है और उसके अंदर हमने ये एबिलिटी डेवलप करनी है। हमने उसको इस चीज का एहसास दिलाना है कि तुम कर सकते हो, तुम ये डिसीजन ले सकते हो। अपनी इतनी इनकरेज और सपोर्ट हमने उसको देनी है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करे कि मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ अपनी लाइफ में।
और इसी तरह हम उसके अंदर जो है वो डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें नहीं तुम नहीं कर सकते, मैं तुम्हें ये करके बताता हूँ या मैं तुम्हें ये करके देता हूँ, तुमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मैं बताऊंगा, तो इससे उसके अंदर डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी वो इस सिचुएशन से गुजरेगा, वो किसी और का मुंह देखेगा कि कोई मुझे करके बताए। इसलिए हमने उसको सिर्फ एक सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और उससे कहना है उसको इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वो खुद सोचे कि वो किस तरह इस प्रॉब्लम के साथ डील कर सकेगा। इसलिए ताकि वो उसके अंदर फिर डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं होगी। जब नेक्स्ट टाइम वो उससे उससे या उससे सिमिलर सिचुएशन से या किसी और सिचुएशन से गुजरेगा, तो वो खुद सोचेगा कि उसने किस तरह उस के साथ जो है उस सिचुएशन के साथ डील करना है और किस तरह उस सिचुएशंस में जो है वो डिसीजंस लेने हैं। फिर हमारे पास आता है गुडविल। गुडविल क्या होती है? हाँ, हमारे पास हमें क्लाइंट से रिलेटेड अपने अंदर गुडविल रखनी चाहिए। अगर हम क्लाइंट को नहीं भी मतलब लाइक करते हैं, फिर भी हमें उसको उसके साथ गुडविल से पेश आना चाहिए। लाइक अगर हमारे पास कोई क्लाइंट ऐसा आ गया है जिसने मर्डर किया, मर्डर करने के बाद वो मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, तो हमने उसको उसके मर्डर की वजह से जज नहीं करना, या हमने उसे ये नहीं कहना कि हम इसको पसंद नहीं करते हैं। या कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो रेजिस्टेंट क्लाइंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो अगर हमें वो नहीं भी अच्छे लगते हैं, फिर भी हमने उनके साथ एक गुडविल के साथ पेश आना है, एक अच्छे तरीके से पेश आना है। ये नहीं कि उनसे ग्रज रख लें, ये तो इस तरह मेरे साथ करता है और मैंने तो इसके साथ इस तरह बिहेव करना है, नहीं। वो हमें सिर्फ ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो नॉर्मेलिटी से डेविएट कर रहे हैं, तभी तो वो मेंटल इलनेस को फेस कर रहे हैं। अगर वो नॉर्मल होते तो वो हमारी तरह ही बिहेव करते। इसलिए हम लोगों ने उनको स्पेस देनी है और स्पेस देके अच्छे तरीके से उनके साथ जो है वो डील करना है। उसके बाद आता है डील विद बर्नआउट। अब ये एक अच्छे काउंसलर के अंदर ये क्वालिटी होती है, उसको पता होता है, एक गुड काउंसलर को ये पता होना चाहिए कि उसने अपने बर्नआउट से किस तरह डील करना है। बर्नआउट का मतलब होता है बेसिकली कि अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव काम से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव काम है, बहुत बर्डन है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को वो डील कर रहा है, फिर आउटडोर कर रहा है और कहीं जाके थेरेपीज ले रहा है, किसी रिहैब सेंटर्स में भी काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर यानी काम का बर्डन है, तो उसको उसके काउंसलर को उसके साथ डील करना आना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उसने किस तरह जो है उसको उस बर्नआउट को जो है वो डील करना है। स्ट्रेस रिडक्शन एक्सरसाइजेज वो यूज़ कर सकता है, अपने आप को सेल्फ असेसमेंट के अंदर इंगेज कर सकता है, फ्रेंडली कोलीग्स के साथ वर्क करे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे और अपनी अपनी फेवरेट हॉबीज़ के अंदर अपने आप को इंगेज रखे। इन चीज़ों से वो अपने बर्नआउट को कम कर सकता है। अगर वो अपना बर्नआउट कम कर पा रहा है और अपनी एक्टिविटीज़ को सही से परफॉर्म कर पा रहा है, इट मीन्स इट्स एन इफेक्टिव क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर। अगर वो खुद ही अपने आप को डील नहीं कर पा रहा, लाइक अगर वो अपना बर्नआउट नहीं कम कर पा रहा, अपने अपने बर्डन को नहीं कम कर पा रहा, तो वो किसी और की प्रॉब्लम को कैसे डील करेगा? इसलिए एक एक अच्छी क्वालिटी है किसी भी काउंसलर की कि वो अपने खुद के साथ भी अच्छे तरीके से जो है वो डील कर सके। उसके बाद हमारे पास आती है, हम बात करेंगे हमारे एट्रीब्यूशन मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। एट्रीब्यूशन मॉडल्स के अंदर सब 4 एट्रीब्यूशन मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है मेडिकल मॉडल। मेडिकल मॉडल ऐसा मॉडल है जो साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर्स जो है इस मॉडल को फॉलो करते हैं। काउंसलर्स इस मॉडल को फॉलो नहीं करते हैं। लाइक उसके नाम से शो रहा है मेडिकल। मेडिकल मतलब इसके अंदर हम जैसे होता है प्रिस्क्रिप्शन कर देना मेडिसिन की, नहीं हम नहीं दे सकते। ये वाला जो मॉडल है ये सिर्फ डॉक्टर्स या साइकेट्रिस्ट जो एमबीबीएस करके आगे आते हैं वो सिर्फ इस मॉडल को फॉलो करते हैं। काउंसलर्स इस मॉडल को फॉलो नहीं करते हैं। सेकंड आता है हमारे पास मॉरल मॉडल। इसके अंदर जो जो है वो क्लाइंट को देखा जा रहा होता है रिस्पॉन्सिबल दोनों चीज़ों के लिए, कि वो अपनी जो है वो प्रॉब्लम को कॉज करने का रिस्पॉन्सिबल भी वही है और उसको सॉल्व करने का रिस्पॉन्सिबल भी वही है। ये मॉडल जो है ये बेसिकली काउंसलर के हैं जो है ये फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, और इस मॉडल के थ्रू काउंसलर जो है वो एज अ कोच और एज अ मोटिवेटर जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब बेसिकली मॉरल मॉडल के अंदर अब हमारे पास कोई पेशेंट आया है तो हम तो उसकी प्रॉब्लम सुनेंगे और हम उसी को सपोर्ट करेंगे वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो ये मॉडल जो है ये बेसिकली काउंसलर्स यूज करते हैं और एज अ कोच और एज अ मोटिवेटर जो है वो एक्ट करते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके, वो ये हैं कि हम लोग पर्सन को ये शो करवाते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है।
और या हम ये कहते हैं कि ये बंदा जो है, ये विक्टिम है, जो भी सर्कमस्टांसेस ये फेस कर रहा है और ये रिस्पॉन्सिबल है इन सारे सर्कमस्टांसेस का। हर चीज़ के कुछ कोई ना कोई ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इस मॉडल को फॉलो तो किया जाता है, लेकिन इसका एक मेन ड्रॉबैक ये है कि मेन चीज़ ये है कि ज़्यादातर काउंसलर्स जो हैं वो, अब हर काउंसलर तो इफेक्टिव काउंसलर नहीं ना हो सकता, या हर काउंसलर के अंदर तो इफेक्टिव काउंसलर वाली क्वालिटीज़ नहीं हो सकती हैं। इसलिए जिनके अंदर वो क्वालिटीज़ की कमी है, वो उनके अंदर ये ड्रॉबैक जो है वो फिर ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाता है। फिर आता है हमारे पास कंपनसेटरी मॉडल। इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली क्या पेशेंट को हम लोग कहते हैं, उसको हम ये कहते हैं, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो इस चीज़ के, जिस सिचुएशन से तुम गुजर रहे हो उसके रिस्पॉन्सिबल तुम नहीं हो, लेकिन सोल्यूशन तुम्ही ने ढूंढना है इस चीज़ का। अगर मैं एज अ पेशेंट मैं एज अ पेशेंट गई हूँ किसी के पास, तो वो काउंसलर मुझे कहेगा आप इस ट्रॉमा से गुजर रहे हो या स्ट्रेस से गुजर रहे हो, इसकी स्ट्रेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, आपकी वजह से ये स्ट्रेस नहीं है, लेकिन इस स्ट्रेस का सोल्यूशन आपने ढूंढना है। ये बेसिकली कंपनसेटरी मॉडल से इस तरह डील करते हैं। इसका ड्रॉबैक ये है कि हम लोगों को सोल्यूशन देना पड़ता है उस प्रॉब्लम का जो हमने क्रिएट भी नहीं की होती है। काउंसलर को उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना पड़ता है, जो या पेशेंट को उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ता है जो उसने क्रिएट की ही भी उसकी क्रिएट की हुई नहीं होती है। ये इसका एक ड्रॉबैक आ जाता है। फिर आता है हमारे पास इंटाइटलमेंट मॉडल। इंटाइटलमेंट मॉडल के अंदर इसको हम ये क्लाइंट को ये कहा जाता है कि क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द प्रॉब्लम बट नॉट सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम उसकी क्रिएट की हुई है लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पा रहा उसको। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि थेरेपिस्ट उसको उसकी सिचुएशन, उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देते हैं, क्योंकि क्लाइंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता अपने सोल्यूशन के लिए। और ये बेसिकली एंटाइटलमेंट मॉडल उन क्लाइंट्स के साथ यूज़ किया जाता है जो बहुत ज़्यादा मेंटली इल होते हैं, या मेंटली इस लेवल पे होते हैं कि वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं अपने प्रॉब्लम्स का। तो फिर क्लाइंट्स जो काउंसलर है वो उनको हेल्प आउट करता है कि वो डील कर सकें, अब उसको सोल्यूशन देते हैं उसके प्रॉब्लम का। सबसे पहला मेडिकल मॉडल जो डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट यूज करते हैं, काउंसलर यूज नहीं करते। सेकंड मॉरल मॉडल, जिसके अंदर हम लोग ये कहा जाता है कि जो क्लाइंट है वो दोनों चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल है, अपनी प्रॉब्लम का भी रिस्पॉन्सिबल है और उसके सोल्यूशन का भी रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड आता है कंपनसेटरी मॉडल, जिसके अंदर क्लाइंट को ये कहा जाता है कि वो सिर्फ जिस सिचुएशन से गुजर रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उसका सोल्यूशन उसको निकालना पड़ेगा। और इनलाइटमेंट मॉडल ये है कि इसके अंदर हम क्लाइंट को ये कहेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबल है, कि वो जिस चीज़ से गुजर रहा है, लेकिन वो उसका सोल्यूशन नहीं लेगा, थेरेपिस्ट उसको उसका सोल्यूशन बताएगा। ये 4 मॉडल्स थे। फिर हम बात करेंगे इनटेक इंटरव्यू के बारे में। इनटेक इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है? इनटेक इंटरव्यू सबसे पहला इंटरेक्शन किसी भी पर्सन का, जैसे अब मेरे पास कोई क्लाइंट आया, तो मेरा जो पहला इंटरेक्शन उसके साथ होगा वो उसको इनटेक इंटरव्यू कहेंगे, जिसके अंदर हम उस पर्सन की प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे, सुनेंगे कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। उसको वो इनटेक इंटरव्यू होगा। बेसिकली फर्स्ट इंटरव्यू, पहला इंटरेक्शन, पहला इंटरव्यू, जिससे हमें उस पेशेंट के प्रॉब्लम के बारे में पता चले, उसको हम इनटेक इंटरव्यू कहते हैं। अब कुछ रूल्स हैं इनटेक इंटरव्यू के जिनको फॉलो करना होता है। सबसे पहला हमारे पास आता है रूल थिंक बिहेवियर। हमारा अगर सबसे पहले कोई इनटेक इंटरव्यू, बेसिकली पहला इंटरव्यू है ना, फर्स्ट इंटरेक्शन है, तो थिंक बिहेवियर के अंदर क्या होगा, कोई पर्सन, जो भी इंडिविजुअल हमारे पास प्रॉब्लम लेकर आया है, हमने उसके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के ऊपर फोकस करना है। अगर कोई इंडिविजुअल हमारे पास आया है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो एकदम से चीज़ें तोड़ना शुरू कर देता है, कोई छोटी-सी बात हो जाती है उससे बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो हमारा फ़ोकस उसके उस एग्रेसिव बिहेवियर, यानी उसके उस प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर के ऊपर होना चाहिए। फिर हमारे पास आता है थिंक सॉल्यूशन। थिंक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि हमारा फ़ोकस होना होता है इस चीज़ के ऊपर, काउंसलर का फ़ोकस होता है कि उसने पॉसिबल अल्टरनेटिव्स देने हैं उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के। अगर वो बंदा एग्रेशन के साथ हमारे पास आए, तो अब हमने उसको अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देने हैं कि आप ये कर सकते हैं, अपना एग्रेशन दूर कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन ले सकते हैं, ये सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। हमने उसको डिफरेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देने हैं, क्लाइंट को ऑप्शंस देनी है कि वो ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन यूज करके अपना प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर डील कर सकता है। फिर आता है थिंक पॉजिटिव।
थिंक पॉजिटिव के अंदर हमारा फोकस होना चाहिए क्लाइंट की स्ट्रेंथ्स के ऊपर। बेशक वो किसी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के साथ आया है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है। हमारा फोकस उसकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर होना चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ को फोकस करके हमने हमने उस क्लाइंट के साथ डील करना है, उसको मोटिवेट करना है उसकी स्ट्रेंथ्स के थ्रू कि वो ये कर सकता है, वो डील कर सकता है अपनी प्रॉब्लम के साथ। फिर हमारे पास लास्ट आता है थिंक स्मॉल स्टेप्स। थिंक स्मॉल स्टेप्स का मतलब है कि हमने छोटे छोटे स्टेप्स से स्टार्ट करना है, छोटे छोटे गोल्स बना के अपने क्लाइंट के साथ स्टार्ट करना है प्रोसेस। एकदम से बड़ा बड़ा गोल नहीं बना लेना हमने, जैसे एकदम से हमने सीबीटी से नहीं बिल्कुल स्टार्ट कर देना प्रोसेस अपना, ये गलत होगा। छोटा छोटे गोल्स बनाने हैं, ऐसा प्लान बनाना है अपने अपने पेशेंट के साथ जो हमारे लिए अटेनेबल हो। ऐसे गोल्स होने चाहिए जो हम लोग इजीली अटेन कर सकते हो और उनको अचीव कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है थिंक फ्लेक्सिबल। एक काउंसलर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वो सेवरल अप्रोचेस को यूज करके अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को डील कर सके। अब काउंसलर ऐसा नहीं होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उसका फोकस फोकस सीबीटी पे ही हो, सिर्फ सीबीटी से ही उसने अपने क्लाइंट को डील करना, नहीं। उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो सोल्यूशन फोकस ब्रीथ थेरेपी यूज कर सकता है, वो आरईबीटी यूज कर सकता है, वो बिहेवियर थेरेपी यूज कर सकता है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो उससे कोई भी अप्रोच यूज करके अपने क्लाइंट को जो है वो उसको हेल्प आउट कर सके। फिर आता है हमारे पास थिंक फ्यूचर। फिर हम एक बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या बीइंग अ काउंसलर, हमने फ्यूचर के ऊपर भी फोकस रखना है। हमारी एक एक आंख होनी चाहिए फ्यूचर के ऊपर भी, कि हमने फ्यूचर को फोकस में रखते हुए कौन से गोल्स और कौन से ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। फ्यूचर यही है ना कि वो बंदा जिस प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के साथ आया है, इन फ्यूचर वो चीज उसकी खत्म हो जाए। तो फ्यूचर के ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए कि हम ऐसी ऐसी ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे गोल्स बनाएं जो आगे जाके भी उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें, इजीली अटेनेबल हो और जो है वो अ, उसके लिए इजी टू अचीव हो। तो ये सारे हमारे पे थिंक रूल्स थे जो हमने इनटेक इंटरव्यू में यूज करने थे। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटरव्यूइंग पिटफॉल्स। कौन कौन से इंटरव्यूइंग पिटफॉल्स होते हैं जो हमने आते हैं किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर। वो हमारे पास आते हैं, सबसे पहला आता है हमारे पास ऑथेंटिसिटी पिटफॉल। ऑथेंटिसिटी पिटफॉल के अंदर ये होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए काउंसलर को किसी भी काउंसलिंग प्रोसीजर के। उसके बाद उसको एक ऑथेंटिक प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। रेपो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एटलीस्ट एक सेशन के अंदर एक एटलीस्ट एक सेशन तो लगता ही है रेपो बिल्ड करने के लिए, या उससे भी ज़्यादा अगर आपका क्लाइंट रेजिस्टेंट रिलेक्टेंट है तो उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ऑथेंटिसिटी पिटफॉल ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए, प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसीजर को फॉलो किया जाए, ऑथेंटिक प्रोसीजर्स यूज किए जाएं क्लाइंट के साथ, रेपो बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि जब अच्छी रेपो क्लाइंट के साथ बिल्ड होती है तभी जाकर जो है वो जो है क्लाइंट जो है आपके साथ बॉन्ड बना पाता है, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाता है। और जब ओपनली अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो डिफरेंट फैक्टर्स से हमें पता चलता है कि वो प्रॉब्लम कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। जब हम उसके ओरिजिन तक पहुंचते हैं फिर हमें पता चलता है कि इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो इसलिए एक पिटफॉल ये था। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास जार्गन। जार्गन बेसिकली होता है ऐसी लैंग्वेज जो दूसरे को समझ में नहीं आ रही। हमने ऐसा नॉलेज उसके ऊपर इम्पोज नहीं करना उस पर्सन को जो उसको पता ही नहीं है कि वो होता क्या है। लाइक कोई पर्सन हमारे पास शिजोफ्रेनिया के साथ आया है तो हमने उसे ये नहीं कहना यू आर हिडोनिक, यू आर शिजोफ्रेनिक, यू फेस हेलुसिनेशंस। उसको तो पता ही नहीं है कि ये शिजोफ्रेनिया क्या है, हेलुसिनेशंस क्या है, हेडोनिक क्या है, उसको तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। इसलिए हमने ऐसी लैंग्वेज, ऐसा नॉलेज उस पर्सन के साथ यूज करना है जिसको वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इजी इजी वर्डिंग हमने अपने इंटरव्यू में यूज करनी है। तो ये एक इंटरव्यू पिटफॉल होता है अगर कोई काउंसलर फर्स्ट इनटेक इंटरव्यू में या किसी भी इंटरव्यू अगर वो ले रहा है अपने क्लाइंट का तो उसके अंदर वो बड़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो ये एक गलत चीज़ है। हम लोग को इजी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, जार्गन से अवॉइड करना चाहिए। उस नॉलेज को उसके ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहिए जिसका उसको पता ही नहीं है। इजी वर्डिंग के जरिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास लीव टू बी इनटेक। हमने पेशेंट को उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील करना है। हमने ये नहीं उसको अपना बांदी नहीं बना लेना कि भाई तुम्हें इसी तरह ही डील करना है, तुम इसी काबिल हो कि तुम्हें इस तरह डील किया जाए, नहीं।
जिस सिचुएशन को वो फेस कर रहा है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने उस क्लाइंट को डील करना है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो कोई हमारा गुलाम नहीं है कि हम उसको अपने अंडर रखें। हम उसको हमें चाहिए कि हम उसको रेफर कर दें किसी और साइकोलॉजिस्ट के पास जिससे वो अच्छी तरह अपनी प्रॉब्लम के साथ डील कर सके। फिर आता है हमारे पास डायग्नोस्टिक लेबल। ये बहुत गलत चीज़ है कि हम लेबलाइज कर देते हैं उस पर्सन को उसके डायग्नोसिस से। जैसे कोई बंदा गुजर रहा है शिजोफ्रेनिया से है, पागल है ये तो पागल है, इसको तो समझ ही नहीं है किसी चीज़ की। कोई बंदा अगर गुजर रहा है डिप्रेशन से, ये तो उदास ही रहता है हर टाइम, इसको तो कुछ फिक्र ही नहीं है दुनिया की। ये मतलब छोटे छोटे डायग्नोस्टिक लेबल्स होते हैं जो हम किसी भी इंडिविजुअल को उसकी डायग्नोसिस के बेस पे लेबलाइज कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा गलत होता है, इस तरह नहीं करना चाहिए। ये इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, डायग्नोस्टिक लेबल से अवॉइड करना चाहिए। मैंने 6 मंथ्स इंटर्नशिप की थी उसमें फाउंटेन हाउस लाहौर में। वहाँ की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि वहाँ पे कोई भी पेशेंट नहीं था कहता उनको, ताकि उनको इस चीज़ का एहसास ना हो कि हम मरीज हैं, उनको मेंबर कह के बुलाया जाता था। वहाँ पे जितने भी लोग थे, जितने भी क्लाइंट्स थे, उनको हम मेंबर कह के बुलाते थे ताकि उनको ये एहसास हो कि वो इस जगह का हिस्सा है, ना कि वो इस जगह पे मरीज बनकर आए हैं। तो इसलिए इन डायग्नोस्टिक लेबल्स को अवॉइड करना चाहिए। फिर आता है अपोलॉजी। अपोलॉजी के अंदर काउंसलर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपोलोजाइज कर सके। अगर वो नहीं कर पा रहा, अपनी थेरेपी को इफेक्टिवली नहीं लेके चल पा रहा, उस क्लाइंट के साथ इफेक्टिवली नहीं डील कर पा रहा, तो उसके अंदर ये एक कंपोनेंट होना चाहिए कि वो उससे अपोलोजाइज करे और उसको रेफर कर दे किसी और साइकोलॉजिस्ट के पास। ना कि उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब करता रहे, बैठा अपने तजर्बा है उसके ऊपर लगाता रहे। इस चीज़ से अवॉइड करना है। तो एक जो अपोलॉजी का जो कंपोनेंट है वो एक अच्छे काउंसलर के अंदर होना चाहिए कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, वो क्लाइंट डील नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको किसी और के पास जो है वो रेफर कर दो। फिर आता है हमारे पास रीअश्योरेंस। क्लाइंट को ये कभी मत कहें कि आप 100% बिल्कुल फिट हो जाएंगे या बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसको बिल्कुल रीअश्योर नहीं करें इस चीज़ के बारे में। आप उसको ये कह के रीअश्योर करा सकते हैं कि विद योर कोलैबोरेशन, आपकी आपकी कोलैबोरेशन आपके साथ के साथ हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि मैं आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालूं। इस तरह हम उसको रीअश्योर करवा सकते हैं। किस तरह? किस तरह रीअश्योर करवा सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आया तो हम उसको ये कहेंगे कि हम आप मेरे साथ अगर मिलके चलेंगे, आप मेरे साथ अच्छे तरीके से चलेंगे, मेरे साथ करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे मेरे साथ, तो हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। ये क्लाइंट को हमने कभी भी नहीं कहना कि हाँ हाँ आ जाओ मेरे पास, तुम तो 100% ठीक हो जाओगे और फिर अब बिल्कुल पहले जैसे या बिल्कुल 100% फिट हो जाओगे। इस तरह की रीअश्योरेंस हमने क्लाइंट को कभी भी नहीं देनी है। हमने सिर्फ इस तरह रीअश्योर करना है कि यस, हम तुम मेरे साथ काम करो, मेरे साथ कोलैबोरेट करो, अच्छे तरीके से चलो, हम दोनों मिलकर इस सिचुएशन को डील करेंगे और इससे बाहर आने की कोशिश करेंगे। इस तरह रीअश्योरेंस हमने देनी है अपने क्लाइंट को। फिर हमारे पास आती हैं प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इंटरव्यूइंग के जो हमने फॉलो करने होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है शो एम्पैथी। यानी वही बात जो हमने पहले की थी कि हमने पर्सन के लेवल पर जाकर उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको एम्पैथी शो करवानी है कि यस आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशन। सिंपैथी से अवॉइड करना है, ये नहीं कहना ओह व्हाट हैपन टू यू, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ। इस चीज़ से हमने जो है वो उसको अवॉइड करना है, उसको एम्पैथी शो करवानी है, सिंपैथी से अवॉइड करना है। ये चीज़ पहले भी हम अपनी पहली स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है हमने डिस्क्रिपेंसी डेवलप करनी है। हमने क्लाइंट को ये नहीं कहना कि वो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स के अंदर जो है वो इंगेज हो जाए। हमने उसको होमवर्क असाइनमेंट्स देने हैं ताकि वो उस चीज़ से इफेक्टिवली डील कर पाए। अगर तो वो नहीं कर पा रहा तो आपने ऑफेंसिव नहीं होना अपने क्लाइंट के साथ, उसको पोलाइट और हम्बल वर्ड्स में आपने डिस्क्राइब करना है कि आपने ये काम करके आना है। लाइक अगर आपने अपने क्लाइंट को दिया है, होमवर्क टास्क दिया है कि उसने ये करके आना है, लेकिन वो उसके बजाय वो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स के अंदर इन्वॉल्व रहा पूरा 1 हफ्ता, तो जब वो आपके पास आएगा तो
आपने ऑफेंसिव नहीं होना, आपने नहीं उसके ऊपर गुस्सा करना कि वो क्यों नहीं ये काम करके लेकर आया। उसको पोलाइट और हम्बल वर्ड्स के अंदर समझाना है कि ये काम आपके लिए ज़रूरी है, आपने कर कर लाना है। कोई रीइंफोर्समेंट रख दें उसके लिए, रीइंफोर्समेंट के ज़रिए उसके अंदर ये डेवलप कर लें चीज़ कि वो इस बिहेवियर को करना शुरू कर दे। इसलिए डिस्क्रिपेंसी आनी चाहिए, होनी चाहिए उसके अंदर, इंडिविजुअल के अंदर, क्लाइंट के अंदर, काउंसलर के अंदर, सॉरी, कि वो उसने किस तरह अपने क्लाइंट के बिहेवियर से डील करना है। फिर आता है आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेशन अवॉइड करनी चाहिए अपने क्लाइंट के साथ, नहीं आर्ग्यू करना चाहिए। लाइक मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि मैंने जब फाउंटेन हाउस में स्टार्टिंग मेरी वहाँ से थी, मैंने जब स्टार्ट में वहाँ पे किया था, काउंसलिंग की थी, तो इसी तरह ग्रुप थेरेपी में कंडक्ट करवा रही थी एक दिन, तब मैं इंटर्न नहीं थी वहाँ पे। तो मैं ग्रुप थेरेपी कंडक्ट करवा रही थी, तो उसमें ये होता है प्रोसीजर कि पहले हम अपने मेंबर्स को कहते थे कि पहले कोई नात पढ़े, तलावत करे, नात पढ़े, और फिर कोई छोटा सा टॉपिक होता था, लाइक सफाई हो गया, टाइम हो गया, कोई कोई इस तरह का बुक के बारे में, कोई पढ़ने के बारे में कोई चीज़ होगी, या छोटे छोटे कोई टॉपिक्स होते थे, उसके बारे में फिर डिस्कशन होती होती थी ग्रुप में ना। तो वहां पे ना एक क्लाइंट था, मैं उसको कह रही थी नात पढ़ो, तो वो मेरे साथ, वो मुझे कह रहा था मैंने गाना सुनाना है। तो मेरा, मैं उसके साथ आर्ग्यू करना शुरू हो गई कि नहीं, मैं तुम्हें कह रही हूँ नात पढ़ो, तुम क्यों मुझे गाना सुना रहे हो। फिर मेरी जो सीनियर साइकोलॉजिस्ट थी वो आई, उन्होंने फिर मुझे आके समझाया कि आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर नहीं क्लाइंट्स के साथ यूज करते हैं, वो तो और ज्यादा रिलक्टेंट हो जाएंगे आप उनके साथ आर्ग्यू करोगे तो। आप पहले उससे गाना सुन लो, जब वो गाना सुना दे फिर आप उससे नाच सुन लेना। फिर वाकई ही ये चीज जो थी वो काम काम आई मेरे, और फिर मैंने उसको पहले कहा कि मैंने उससे आर्ग्यूमेंट खत्म किया, और मैंने कहा ठीक है, पहले मैंने उसकी विश पूरी की कि पहले आप मुझे गाना सुना दो। फिर उसने गाना सुनाया, और जब उसकी विश पूरी होगी तो ऑटोमेटिकली उसने नात खुद ब खुद फिर मुझे सुना दी। इसलिए आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए क्लाइंट्स के साथ। मैंने भी अपने सीनियर से ये चीज़ सीखी, और वहाँ पे फिर जब प्रैक्टिस किया तो मुझे पता चला कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो नहीं, हमें अवॉइड करनी चाहिए। फिर हमारे पास आता है रोल विद रिलक्टेंट क्लाइंट, या रेजिस्टेंस अगर किन्हीं जिन क्लाइंट्स के अंदर आ जाती है, उनके साथ हमने किस तरह जो है डील करना है। अब कुछ रिलक्टेंट क्लाइंट या रेजिस्टेंस क्या होती है, वो बेसिकली ये चीज़ होती है कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा अड़ जाता है। एक चीज़ हम, मतलब हमने पूछनी है उसे चीज़, लेकिन वो चीज़ नहीं बताता, वो उस पर रेजिस्ट कर जाता है, वो उस क्वेश्चन को आंसर ही नहीं करता, या वो टॉपिक बदल लेता है उस चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ जो है हमने इससे किस तरह डील करना है, इससे हम इस तरह करेंगे कि हमने क्लाइंट से उसके इंटरेस्ट्स के बारे में पूछना है कि वो उसको किस किस चीज़ के बारे में, किस किस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, कि क्या क्या करना उसको अच्छा लगता है। फिर जब वो अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना शुरू करता है तो फिर एक अच्छी रेपो डेवलप हो जाती है, और जब रेपो डेवलप हो जाती है तो वो रेजिस्टेंस, वो रिलक्टेंस जो है वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। फिर हमारे पास आता है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी को सपोर्ट करना चाहिए। सेल्फ एफिकेसी मींस सेल्फ कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट योर सेल्फ। इसके अंदर ये आता है कि एक ऐसा पर्सन जो सुसाइड करता है उसके अंदर एफिकेसी नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर अपना, उसके अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट, वो अपने बारे में नहीं जानता होता, वो ये कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा वर्थलेस हूँ। इसलिए हमने सेल्फ एस्टीम दूसरे हाथ पे होती है, लेकिन हमने उसको इन्हेंस करना है, उससे अच्छे तरीके से बात करनी है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। जब क्लाइंट हमारे पास आता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में जानने के लिए, तो हमने उसकी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है, उसको उसके बारे, उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट देना है कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारी सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। जब उसके पास सेल्फ कॉन्सेप्ट आ जाएगा, हमने उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट दे दिया, तो वो फिर खुद से अच्छे तरीके से डील करना शुरू कर देगा। इसलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो एक बहुत ज़्यादा जो है अच्छी चीज़ है, और ये काउंसलिंग रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, एक रेपो डेवलप करने में भी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है। फिर हमारे पास आ जाती हैं कुछ चीज़ें ऐसी, लाइक हमारे पास कुछ अनएथिकल बिहेवियर्स आ जाते हैं जिनके साथ क्लाइंट ने डील करना होता है। उन अनएथिकल बिहेवियर्स में क्या होता है, काउंसलर को वो अनएथिकल बिहेवियर्स से अवॉइड करना चाहिए, लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी की वायलेशन। कोई पर्सन हमारे पास आता है, हमने उसको ये अश्योर करवाना है कि वो जो भी बात हमसे डिस्कस कर रहा है, वो जो है वो जो भी बात हमसे डिस्कस कर रहा है वो सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी, किसी थर्ड पर्सन तक नहीं जाएगी। जब उसको ये अश्योरिटी मिल जाती है कि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखा जाएगा, तो वो फिर इजीली ओपनली ओपन अप होकर अपनी जो बात है वो हमसे इजीली शेयर कर सकता है।
लेकिन जब इजीली वो नहीं, उसको जब ये श्योरिटी होगी नहीं, वो उसको लगेगा नहीं मैं तो कुछ बताऊंगा वो तीसरे बंदे तक बात पहुंच जाएगी, तो वो कभी भी डिस्कस नहीं करेगा। तो बीइंग अ काउंसलर हमें अपना केस किसी भी और के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। अगर हम हमें सिर्फ एक एक सिचुएशन में डिस्कस करना, दो सिचुएशंस में करना चाहिए। लाइक इफ अगर हम जूनियर काउंसलर के तौर पे वर्क कर रहे हैं और सीनियर से गाइडेंस लेनी है, तो उस सिचुएशन में हमें अपना केस डिस्कस करना चाहिए। या अगर हमें कोई सुसाइड के आइडियाज नजर आ रहे हैं, उसकी थॉट्स में हमें लग रहा है कि ये बंदा आगे जाके सुसाइड कर सकता है, तो उस सिचुएशन में हमें उसकी फैमिली को कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ के उसकी फैमिली को बताना पड़ता है। उसके अलावा कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम उसको उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को वायलेट करें। अगर कोई काउंसलर ऐसा करता है इन दो रीजन के अलावा, तो वो अनएथिकल बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। फिर आता है नेग्लिजेंट प्रैक्टिस। नेग्लिजेंट प्रैक्टिस के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि इंडिविजुअल ऐसी एक्सपर्टीज क्लेम कर रहा होता है जो उसके पास होती नहीं है। अपने नाम के साथ लोग डॉक्टर लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई, जब तुम डॉक्टर हो ही नहीं तो क्यों लगा रहे हो अपने नाम के साथ? काउंसलर साइकोलॉजिस्ट कभी भी अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि क्योंकि उनके अंदर जो है वो क्या उसे कहते हैं, काउंसलर डॉक्टर सिर्फ अपने नाम के साथ वही लोग लगा सकते हैं जो एमबीबीएस करके, लाइक साइकियाट्रिस्ट हैं जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सिर्फ वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट अपने नाम के साथ, काउंसलर्स अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी काउंसलर ने अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाया हुआ है, तो इट मीन्स कि वो नेग्लिजेंट प्रैक्टिस कर रहा है। उसके पास तो एक्सपर्टीज है ही नहीं ऐसी कि वो अपने नाम के साथ ये एक्सपर्टीज एसोसिएट कर सके, इसलिए ये नेग्लिजेंट उसमें आएगा। फिर आती है डिपेंडेंसी। ये भी एक अनएथिकल बिहेवियर है कि हम अपने क्लाइंट के अंदर डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। हर चीज़ हम उसको खुद करके देना शुरू करते हैं। नहीं, हमने उसको बताना है कि ये प्रॉब्लम है, आप इसको ऑल्टरनेटिव कॉलम्स बना दें कि आप अगर इस सिचुएशन से गुजर सकते हैं तो आप इससे किस किस तरह क्या क्या करके आप इससे बाहर निकलते हैं। वो ऑल्टरनेटिव्स लिखेगा, उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा उस पर हम काम करेंगे। इससे डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर सारा कुछ काउंसलर खुद ही करके देना शुरू होगा, तो ये एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी उस इंडिविजुअल के अंदर, और उसको फर्दर लाइफ में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये एक अनएथिकल बिहेवियर है कि अगर हम डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं उसके अंदर तो। और अगर वही बात, अगर हम मल्टीपल या ड्यूअल रिलेशनशिप रखते हैं, तो ये भी एक अनएथिकल बिहेवियर है। लाइक अगर हमारी ट्रांसपेरेंस काउंटर ट्रांसपेरेंस डेवलप हो गई है और फिर भी हम कंटिन्यू रखते हैं रिलेशनशिप को, तो ये एक गलत चीज़ है और ये अनएथिकल बिहेवियर है। हमें फॉरन टर्मिनेट कर देनी चाहिए अपनी थेरेपी। फिर एक और अनएथिकल बिहेवियर ये है कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर जो है वो एक्सेसिव फीस चार्ज कर रहा है। लाइक अगर आपने 1 घंटे का सेशन लिया है अपने क्लाइंट से और लेकिन आप उससे एक्सेसिव फी चार्ज कर रहे हो, तो एक अनएथिकल बिहेवियर है। आप जितनी देर का सेशन ले रहे हो उतनी देर की फीस, एक फीस सेट कर लें कि आपने इतनी फीस लेनी है अपने क्लाइंट से। ये नहीं, चाहे फिर आप 2 घंटे का सेशन लें, 3 घंटे का लें, 45 मिनट का लें, आधे घंटे का लें, आप उतनी ही फीस चार्ज करें। उसको ज़्यादा ना बढ़ाएं, अपने उससे एक्सेसिव फीस ना चार्ज करें कि भाई आज तो मैंने तुम्हें 2 घंटे का सेशन दिया तो आज मुझे ज़्यादा फीस दे के जाओ। ये एक अनएथिकल बिहेवियर है। एथिकल वे यही है, एक एथिकल बिहेवियर यही है कि आप अपनी एक्सेसिव फी से अवॉइड करें और जितनी फीस आपने फिक्स की हुई है बस उतनी ही फीस आप उसको चार्ज करें। ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने पढ़ी कि काउंसलिंग काउंसलिंग के बारे में। कि उम्मीद है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, आप जो भी ये वीडियो देखेगा उसको काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इजी से इजी वे में जो है वो समझा सकूं। मेरी कोशिश ये पहले ये थी कि मैं इंग्लिश में वीडियोस अपनी बनाया करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने इस तरह वीडियोस बनानी है कि जो मेरे कल्चर से लोग बिलोंग कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स हमारे कल्चर से हैं, उनको एक इजी वे में जो है कॉन्सेप्ट्स मिल सकें, इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। वो एक अच्छी आसान ज़बान में उनको पता हो कि ये चीज़ क्या चीज़ है। इसलिए मैं उर्दू में अपनी वीडियोस बनाती हूँ, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है लोगों का वो अच्छा जाए। अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जो है वो अच्छी से अच्छी बात बताऊँ, अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊँ। और छोटी छोटी मेरी कोशिशें हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैंने लिंक दिया हुआ है अपना, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं और मज़ीद टॉपिक्स के बारे में जो है वो वीडियोस देख सकते हैं, अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, अपने लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।